हेलो बच्चा पार्टी की हालचाल। सब मजा में। देखो यार, तुम्हारा पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हो चुका है खत्म। आई होप कि तुम लोग उसके क्वेश्चंस लगा ली होगे, और जो भी डाउट आएंगे तो मैंने अपना नंबर तुम्हें दे ही रखा है, तो एक बार फिर से लिख देता हूँ 7667506760। ठीक है, तो इस नंबर पे तुम लोग मुझे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, और फिर पूछ सकते हो तो मैं बता दूँगा। अब आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखो, सबसे पहले एक रफ ओवरव्यू लेंगे। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम। 2 किंगडम क्यों फेल हुआ, 3 किंगडम किसने दिया क्यों फेल हुआ, 4 किंगडम किसने दिया क्यों फेल हुआ, और उसके बाद 5 किंगडम अभी तक चला आ रहा है तो वो क्यों चला आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, अब चलेंगे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम हो जाने के बाद चलेंगे उसे क्लासीफाई करने पे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद फिर हमारा बचेगा प्लांटी और एनिमलिया। इनका रफ ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर तुम्हारा प्लांट किंगडम है और फोर्थ चैप्टर तुम्हारा एनिमल किंगडम है। उसके बाद इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है, तो वायरस, वायरइड्स और लाइकेन के बारे में, इसके बारे में भी एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इस चैप्टर में भी तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। चलते हैं, स्टार्ट करें। चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ साइंटिस्ट्स के नाम बताना चाहता हूँ, वो लिख लो। क्या, देखो, सबसे पहला हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन थे पता है, बताओ। वो थे हमारे अरिस्टोटल साहब, अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड थे कौन, तो एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी एंड बॉटनी। इसके फादर कौन थे, इसके फादर थे थियोफ्रेस्टस। अब आते हैं थर्ड, कौन सा, दो होने के बाद, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसके फादर किस कौन थे, तो इसके फादर थे कार्ल लिनियस साहब, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी दिया था। टर्म माइकोलॉजी ये दिया था किसने, ये दिया था हमारे मिसेली साहब ने। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद अब आते हैं लिनियस साहब के बारे में कुछ जानने के लिए। क्या, तो लिनियस साहब ने किन किन किताब को लिखा था वो बताता हूँ। तो बुक्स ऑफ लिनियस चाचा। ठीक है, लिनियस साहब ने कौन कौन सा बुक दिया था, तो पहला बुक था उनका जो प्लांट पे आया था, वो था स्पीशीज प्लांटेरम। कुछ बुक्स के बारे में मैंने तुम्हें द लिविंग वर्ल्ड में भी बताया है, बट एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ और सारी चीज़ों को एक जगह पे कंपाइल कर देता हूँ। तो स्पीशीज प्लांटेरम, प्लांटेरम से ही आ रहा है कि ये किसके लिए बुक था, ये था प्लांट के लिए। और ये बुक उन्होंने कब दिया था, ये बुक उन्होंने दिया था 1753 में। उसी तरह सेकेंड बुक जो इनका था वो था कौन सा, तो सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे। ये बुक एनिमल्स के लिए था, एनिमल्स के लिए था। ये बुक उन्होंने दिया था उसके 5 साल बाद 1758 में। अच्छा, अब एक बुक मैंने अभी पिछले पेज पे तुम्हें एक इनका नाम लिखा था, थियोफ्रेस्टस साहब का, तो इन्होंने भी एक बुक दिया था। वो थियोफ्रेस्टस साहब का बुक, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ। थियोफ्रेस्टस साहब ने एक बुक दिया था जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बुक दिया था थियोफ्रेस्टस साहब ने। अब इनके बुक में क्या क्या था वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इनके बुक में
क्या क्या था वो मैं तुम्हें बताता हूँ इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में। इसमें सबसे पहला जो था वो तुम्हारा था काउजेज ऑफ प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। उन्होंने ही फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया था। तो थियोफ्रेस्टस गेव फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या किया था, तो इसे 4 भाग में थियोफ्रेस्टस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम into 4 groups on the basis of habitat। उन्होंने 4 भाग में इसे बांटा था। किस बेसिस पे, तो हैबिटेट के बेसिस पे। अच्छा, लिनियस साहब ने एक और बुक दिया था, बुक्स ऑफ लिनियस चेचा। इसमें एक और बुक था, वो था कौन सा, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ तो जगह है नहीं, चलो यही लिख देता हूँ, फिलोसोफिया बोटेनिका। इससे ज़्यादा तुम्हें साइंटिस्ट के बारे में, बोटेनिका, इससे ज़्यादा तुम्हें साइंटिस्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं इस चैप्टर पे। क्या सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, डाउन का मीन्स होता है स्टार्टिंग। सिंस द स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिम्स। सबको कौतूहल था स्टार्टिंग में कि कहाँ किसे किस बेसिस पे किस कैटेगरी में रखूँ, ठीक है। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिम्स फॉर ऑन यूज। ये पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस कर दिया है कि जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ती गई, यानी कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, ठीक है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बेसिस पे हमने उसे पहले कैटेगराइज किया फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब आ जाओ, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी अगर बोला जाता है तो वो अरिस्टोटल साहब को ही बोला जाता है। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs। उन्होंने मॉर्फोलॉजी यूज़ किया, मीन्स सबसे पहले उन्होंने हाइट देखी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, फीट में है, तो उसे उसने प्लांट कह दिया। अगर उससे छोटा है तो 1-1.5 फीट का है, वो मीटर में हो गया, प्लांट मीटर्स में हो गया। अगर 1-1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट तक का है, फिर उसे उन्होंने श्रब्स का नाम दे दिया। और अगर सबसे छोटा है तो उसे उन्होंने किसका नाम दिया, उसे उन्होंने नाम दिया हर्ब्स का। He also divided animals into 2 groups, those which has red blood and those that did not। रेड ब्लड को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं और वो नाम है इनेमा। क्या नाम है, इनेमा। रेड ब्लड को हम लोग इनेमा बुलाते हैं। तो उन्होंने इसे 2 कैटेगरी में, मीन्स किसका रेड ब्लड है, किसका रेड ब्लड नहीं है, सिर्फ इस बेसिस पे उन्होंने उसे कैटेगराइज कर दिया। ये हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इन lineage time a 2 kingdom system of classification with plantae and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। उसने दो किंगडम बनाया, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांटी में उसने जो भी प्लांट दिखा उसे डाल दिया, एनिमेलिया में बाकी सारे को एनिमेलिया में उसने ठूस दिया। किसने, लिनियस चेचा ने। दिस सिस्टम वॉज यूज टिल वेरी रिसेंटली। अब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था क्योंकि नोमेनक्लेचर बहुत सही से हो जा रहा था, तो इसे हमने हाल फिलहाल तक यूज़ करा। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब समझ आया क्या, कि देखो उसने कैटेगराइज तो कर दिया, मीन्स प्लांट और एनिमल में, ठीक है,
बट उसने उसके आगे उसने बताया ही नहीं। अब यार सब एनिमल में सारे एक ही ग्रुप में थोड़ी आ पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, तो बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, सबको एक कैटेगरी में कैसे रख सकते हो आप? नहीं रख सकते ना। बट उन्होंने क्या करा उस टाइम में यार, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन तो था नहीं, तो जितना बंदे से हो पाया उसने अपना बेस्ट दिया और उसने दो कैटेगरी बनाई, प्लांटी और एनिमलिया। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ये भी उसने नहीं बताया। अब जाहिर सी बात है, मोनेरा प्रोटिस्टा उसने बता ही नहीं पाया बेचारा, तो कहाँ से बता पाएगा? सबको तो एक में ठूस रखा था। ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक जो कि है तुम्हारा ग्रीन अलगी, ये अलगी चैप्टर प्लांट किंगडम में देखेंगे, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि तुम्हारा फंजाई। अब जो फोटोसिंथेटिक है और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उसे तुम एक ग्रुप में कैसे रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। बट बंदे की मजबूरी थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, जितनी समझ में आए उसने अपना बेस्ट दिया और अपना बेस्ट करा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। जो एक जगह पे खड़ा है, स्टेबल है, प्लांट अब मूव तो कर नहीं सकते, तो बहुत सारा कुछ देख के उसने प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई कर दिया, क्योंकि वो बहुत ईजी था। इन स्पाइट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। सही बात है, अभी आगे देखते हैं। हेंस द टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, यानी इनकम्प्लीट, ठीक है। A need was also felt for including besides gross morphology, जो बस बाहर से देख के और उसे कैटेगराइज कर रहे थे, other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन 3-4 बार आ चुके हैं। क्या करा, बस मॉर्फोलॉजी देख ली, बट सिर्फ मॉर्फोलॉजी से कैटेगराइज करना और एनाटॉमी, अब जैसे सेल है, ठीक है, प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है। इन सब क्राइटेरिया को डिसाइड किया ही नहीं गया था। बट बाद में जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अच्छे से यूज़ किया जाने लगा, तो उसके बाद इन चीज़ों को कैटेगराइज करना बहुत ईजी हो गया। एनाटॉमी मतलब अंदर घुस के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाना, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना और उसके बेसिस पे कैटेगराइज करना। क्या क्या था? पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा नेचर ऑफ वॉल, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, किस टाइप का है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स पिछले वाले से उसका कोई कैटेगरी मैच करता है या नहीं करता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेज ओवर टाइम। धीरे धीरे उसमें चेंज होता चला गया। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। सारा कुछ तो देख लिया, लेकिन जो देखा गया था कि प्लांट और एनिमल को, एक को प्लांट कैटेगरी में डाल दिया, एक को एनिमल के कैटेगरी में डाल दिया, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना भाई साहब, क्योंकि प्लांट कभी भी होगा, कितना भी कुछ हो जाएगा तो प्लांट तो स्टैटिक होगा ना, उसमें मूवमेंट तो नहीं होगी ना, वो एक जगह पे खड़ा रहेगा ना, तो ये कैटेगरी तो चेंज हो ही नहीं सकता। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। बाकी सारे चीज चेंज हो रहे थे, एनिमल किंगडम में बहुत सारा चेंज आ रहा था, प्लांट किंगडम में बहुत सारा चेंज आ रहा था, बहुत सारे को इधर से उधर रखा जा रहा था, बट जो मेन क्राइटेरिया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसे किसी भी बेसिस पे कितना भी कर लिया गया, इसे चेंज नहीं किया जा सकता था। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने उनकी समझ के अकॉर्डिंग और बेहतर किया, 2 किंगडम से ज़्यादा अच्छा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन करा। 3 किंगडम सिस्टम ये दिए थे कौन? हेकल सर। इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया ये बताया। फिर उसके बाद आए 4 किंगडम देने वाले सिस्टम। ये किन्होंने दिया था? ये दिया था हमारे कोपलैंड चचा। तो उन्होंने इसे और ऊपर उठाया और फाइनली बात आके खत्म होती है, जो बहुत ज़्यादा सही था वो था 5 किंगडम सिस्टम, जिसे दिया था किन्होंने? R.H. विटेकर ने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट पेज।
तो अब आए थे इससे पहले, ये देख लो, फिर आते हैं प्रीवियस पेज पे। क्या R.H. Whittaker in 1969 proposed a 5 kingdom classification। कितना? 5 किंगडम। कौन कौन सा? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसे ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इधर स्पेस चाहिए होगा मेरे को। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इनके इन 5 कैटेगरी में इसे कैटेगराइज करने का जो बेसिस था, वो बेसिस क्या क्या था? तो वो बेसिस था सेल टाइप, बेसिस सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस 5 बेसिस पे उन्होंने 5 कैटेगरी में इन सारों को डिवाइड करा। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये लिखा भी है, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम वाज सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, क्या क्या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिड है नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं है, इस बेसिस पे। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसका बॉडी, होल बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में है, इस बेसिस पे, थैलस के बेसिस पे। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है, कौन सा है, इस बेसिस पे। चौथा, रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सा रिप्रोडक्शन है। और पांचवा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि मोनेरा के बाद आया तो कौन आया और क्यों आया, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा अगर आया तो क्यों आया, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आया तो क्यों आया। इन सारे को बेसिस बना के उन्होंने सारा काम करा। टेबल 2.1 गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द 5 किंगडम्स। अब देखते हैं वो टेबल क्या कहना चाहता है। आ जाओ प्रीवियस पेज पे। देखो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला सेल टाइप है। सेल टाइप में सबसे पहले 5 किंगडम, ये मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं सेल टाइप पे। प्रोकैरियोटिक, जो सबसे प्रिमिटिव थे, और उसके बाद यूकैरियोटिक। तो सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, रेस्ट जितने थे वो सारे यूकैरियोट्स थे। सिर्फ मोनेरा प्रिमिटिव था, बाकी जो भी थे वो सारे मॉडर्न थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेल वॉल पे। तो सेल वॉल मोनेरा का कैसा था, वो था नॉन सेलुलर, यानी कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का बना हुआ। मेनली इसमें जो दो हैं वो है नाग और दूसरा है नाम, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया सेल वॉल मोनेरा का। अब देखो प्रोटिस्टा, तो कुछ प्रोटिस्ट्स में सेल वॉल होंगे और कुछ प्रोटिस्ट्स में सेल वॉल नहीं होंगे। अभी जब उनका कैटेगरी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, अब आते हैं फंजाई पे। फंजाई में सेल वॉल है बट वो सेलुलोज का नहीं बना है। सेलुलोजिक सेल वॉल इज द फेनोमेना ऑफ प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। तो अब फंजाई में अगर सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं है तो कौन सा सेल वॉल है, तो फंजाई में जो सेल वॉल है वो बना हुआ है काइटिन का। किसका? काइटिन का। उसके बाद फिर है प्लांटी। तो प्लांटी में तुम्हारा अभी मैंने बता दिया कौन सा सेल वॉल होगा, वो सेलुलोजिक होगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का मेनली बना होता है प्लांट का सेल वॉल, और ह्यूमन में सेल वॉल एब्सेंट है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले जाने कि आखिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है।
नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो है सेल के, और न्यूक्लियस किसका इंटाइटी है, तो वो सेल का इंटाइटी है। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन जो कि सेल के न्यूक्लियस को विच इनक्लोजेस सेल्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या करता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है जो कि सेल के न्यूक्लियस को बाकी तुम्हारे साइटोप्लाज्म से, जो सेल का कंटेंट है, बाहरी कंटेंट है, सॉरी अंदर का कंटेंट है, उससे वो तुम्हें अलग करता है, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आ जाते हैं उस बेसिस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, रेस्ट बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तुम्हें और किसी में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें दिक्कत यहाँ आएगी कि एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। सेल वॉल नहीं है एनिमल में, एनिमल किंगडम में सेल वॉल इज अब्सेंट बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अब आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो देखो यार, सीधी सी बात है कि मोनेरा जो था वो सबसे प्रिमिटिव है, ठीक है। तो उसमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, मींस ओनली सेल एग्रीगेट्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। ओके, दूसरा हमारा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी बाकी सब कुछ तो डेवलप हुआ, बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका भी सेलुलर ही रहा, यानी यूनिसेलुलर, ठीक है। ओके, अब आते हैं फंजाई पे। तो फंजाई में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ, यूनिसेलुलर से वो मल्टी सेलुलर तो बन गए। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर थे, बट फंजाई में मल्टी सेलुलर एग्रीगेट्स आए, मीन्स सेल के बहुत सारे एग्रीगेट्स आए, बट वो वहाँ पे इकट्ठा तो हुए लेकिन वो लूज टिश्यू के फॉर्म में इकट्ठे हुए, ठीक है। यानी कि इसमें भी टिश्यू प्रॉपर लेवल पे नहीं डेवलप हुआ था। किसकी बात कर रहा हूँ? फंजाई की बात कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं चौथा जो कि है हमारा क्या, तो वो है प्लांटी। और प्लांटी और एनिमेलिया, इन दोनों में टिश्यू भी आ गया था, और जब ढेर सारे टिश्यू एकम्प्लिस होते हैं तो उनसे बनता है ऑर्गेन। तो इन दोनों में ऑर्गेन भी बना था, और चूंकि तुम्हें पता है एनिमल मोस्ट एडवांस है, तो उनमें इन सारे ऑर्गेन से मिलके एक ऑर्गेन सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो गया था। पक्का? चलो अब आते हैं किस पे, तो अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मीन्स सारा कुछ तो ठीक है भैया, सब कुछ कर लिया, खाना कैसे लोगे, खाना कैसे खाओगे? तो सबसे पहले देखते हैं मोनेरा को। मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेट्रोट्रॉफिक भी थे, यानी कि या तो वो खुद से भी खाना बना सकते थे, नहीं तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे अपने खाने के लिए। अच्छा, अगर वो खुद से खाना बना सकते थे तो खाना बनाने का भी दो टाइप होता है, या तो तुम सनलाइट लेके उससे खाना बना लो, या फिर तुम केमिकल्स से खाना बना लो। तो इनमें वो दोनों टाइप मौजूद था। वो सनलाइट को भी यूज करके बना लेते थे, यानी ऑब्लिगेट फोटोसिंथेटिक, सनलाइट मिलेगा तो ही खाना बनाएंगे, ठीक है। या नहीं तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अगर सनलाइट, अब मान लो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो कि एकदम डीप में रहते हैं, वो 100 डिग्री पे रहते हैं, वो थर्मल वेंट्स में रहते हैं, तो वो खाना कैसे बना सकते हैं? उन्हें तो सनलाइट मिल नहीं रहा ना। मान लो ओशियन में जो सैकड़ों फीट नीचे हैं, उनके पास सनलाइट पेनिट्रेट होकर जा ही नहीं पा रहा है, और अगर उन्हें सनलाइट मिल नहीं रहा है तो फिर वो सनलाइट को यूज करके तो खाना बना नहीं सकते। तो लेकिन भोजन तो चाहिए भाई, खाना तो सबको चाहिए। तो अगर उन्हें सनलाइट नहीं मिल रहा है तो उन्होंने एक दूसरा टेक्निक बनाया कि चलो यार सनलाइट नहीं मिला तो अब हम लोग केमिकल से ही खाना बना लेते हैं। और अगर वो केमिकल्स इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स को यूज करके उनसे खाना बनाने लगे, जैसे कि मान लो कोई मछली मर गई, पानी है, पानी में ओशियन में कोई मछली मर गई, तो वहाँ पे बैक्टीरिया तो पैदा होंगे, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिम्स तो पैदा होंगे, और उन्होंने अब लेकिन सनलाइट तो मिल नहीं रही, तो वो अब अगर मान लो उन्हें किसी मछली को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो उसकी बॉडी तो डिग्रेड करेगी, तो उसकी बॉडी किस में टूटेगी? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में टूटेगी, और उन इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को यूज़ करके वो बैक्टीरिया अपने लिए खाना बना लेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं कि वो खाना तो वो खुद से बना रहे हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ तो हैं, बट इसे हम लोग कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मीन्स केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स को यूज करके अपने लिए खाना बनाना, ठीक है। चलो, एंड हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, अब अगर वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे तो हेट्रोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है? खुद से तो खाना बना नहीं रहे, उन्हें दूसरे से चाहिए। तो अब जो वो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स थे
डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अगर वो खाना बना रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक। ठीक है, देखो दो वर्ड में इंसान बहुत कंफ्यूज होता है। क्या क्या, एक होता है सेप्रोफाइट, दूसरा होता है पैरासाइट। पैरासाइट कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना प्राप्त करता है। वो उसके जैसे अभी वी आर पैरासाइट्स ऑन आवर पेरेंट्स, तुम अभी पैरासाइट हो अपने पेरेंट्स पे, यानी कि तुम अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स के पैसे पे खाना खा रहे हो, पेरेंट्स के पैसे को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो तुम और पेरेंट्स लिविंग है, तो पैरासाइट्स आर टेकिंग फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं तुम्हें सेप्रोफाइट बोलूं तो सेप्रोफाइट्स आर टेकिंग देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं है। तो वो या तो सेप्रोफाइट होंगे या फिर पैरासाइट होंगे, दोनों कंडीशन में वो। अब अगर वो जिंदा मछली या कोई भी दूसरे और भी बहुत सारे पाए जाते हैं पानी के अंदर के, क्रैब हो गया, लिमुलस हो गया, तो ये सारे से भी वो खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा मोनेरा के बारे में काम खत्म। अब आते हैं किसके बारे में, तो प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा भी खाना दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक, बट हेट्रोट्रॉफिक इनमें बहुत कम ही पाए जाते हैं, इसीलिए सम आर हेट्रोट्रॉफिक बट मोस्टली आर ऑटोट्रॉप्स। कोई दिक्कत। थर्ड आते हैं फंजाई पे। फंजाई कभी भी खुद से खाना नहीं बनाएगा भाई, वो हमेशा खाना प्राप्त करेगा दूसरे से ही। तो ऑल फंजाई, मैं अगर तुम्हें दो स्टेटमेंट बोलूं कि मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक and all fungi are heterotrophic, तो most of the fungi is the wrong statement because all fungi take food from other and they are obligate heterotrophs। वो खुद से खाना कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, बट अब यहां पे भी वही बात आ गई, अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है, अगर फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है तो वो या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेगा या फिर लिविंग से लेगा। अगर वो डेड से ले रहा है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, उसे हम सेप्रोफाइट्स बुलाएंगे, और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, उसे हम पैरासाइट्स बुलाएंगे। ठीक, ओके, ये तो हो गया तुम्हारा फंजाई के बारे में। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि सेप्रोफाइट जो है वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड अपने आप को लेता है। ठीक है, ओके, और इसका एक चीज याद रखना कि इसका जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ मैं मेनली बात कर रहा हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो अगर वो डिकेड से ले रहा है तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक पे, सॉरी एनिमेलिया पे। तो एनिमेलिया आर हेट्रोट्रॉप्स, ये भी खुद से खाना नहीं बनाता है, ये हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब आते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, जो कि है या तो होलोजोइक होगा, यानी होलोजोइक का मीन्स मतलब होता है कि फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, पहले वो निगलेंगे और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करेंगे, इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या तो फिर सेप्रोफाइटिक होगा, और अगर सेप्रोफाइटिक होगा तो फिर वही एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मक्खन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि इनमें, तो या तो तुम्हारा हेट्रोट्रॉप में, सॉरी हेट्रोट्रॉप बोल रहा हूँ, सेप्रोफाइट के पैरासाइट, सेप्रोफाइट में और पैरासाइट्स में। ठीक है, तो सेप्रोफाइट कभी भी डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड कंज्यूम करना होता है, और पैरासाइट हमेशा लिविंग ऑर्गेन से फूड कंज्यूम करना कहलाता है। चलो आगे देखते हैं। एनर्जी कैसा है बॉस? Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influenced the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants. क्यों इन सारे को हमने प्लांट में क्यों डाल दिया? वो इसलिए डाल दिया क्योंकि इनमें हमें सेल वॉल दिखा। सबसे पहले हमने सेल वॉल देखा, इन सब में हमें सेल वॉल दिखा, तो हमने इन सारे को उठा के किस में डाल दिया? सेल वॉल वाले में डाल दिया, मीन्स एक कैटेगरी में डाल दिया। बट तुम खुद सोचो, अब अगर हम लोग आगे और कैटेगराइज करेंगे तो फंजाई हमारा क्या था? हेट्रोट्रॉपिक था। प्लांटी हमारा क्या था? ऑटोट्रॉफिक था। तो इस बेसिस पे कि दोनों के पास सेल वॉल है, हम अगर उसे एक जगह रख देंगे तो बहुत नाइंसाफी होगी यार।
हम अच्छे से क्लासीफाई ही नहीं कर पाएंगे। बट और मेनली हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस ही तो था क्लासीफाई करना, हमारा पर्पस ही था इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करना, है ना। द character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells, अभी बताया। This placed together groups which widely differed in other categories। एक कैटेगरी में वो मिल गया बट बाकी सारी कैटेगरी में वो मिलना फेल हो गया, तो इस बेसिस पे हम उसे अगर एक साथ रख दे तो वो बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। इट ब्रॉट टूगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, हाँ देखो, एंड द ब्लू ग्रीन अलगी विद अदर ग्रुप्स विच वेयर यूकैरियोट्स। अभी हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट भी देखा। मोनेरा हमारा प्रोकैरियोट था, लेकिन रेस्ट जो है वो हमारा, मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, रेस्ट जो है हमारा क्या था, वो यूकैरियोट्स था। बट चूंकि दोनों में सेल वाल था, इस बेसिस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अगर एक जगह रख दे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। इट also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones। सब लीनियस चेचा का खेल है, किसका, सब लीनियस। स्टार्टिंग में लीनियस चेचा बस एक ही चीज देख लिया, उसके बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया, आगे कुछ देखा ही नहीं, इसीलिए वो सारे एक जगह आ गए। तो सब ये सारा कुछ लीनियस चेचा का ही किया धरा था। वो मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इन ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, इन सबको डिसाइड ही नहीं कर पाया बेचारा, और फिर भी उसने सबको डाल दिया। तो अब डाला तो आगे तो प्रॉब्लम्स आनी है जब हायर स्टडीज होंगी तो। Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। algae में दोनों को डाल दिया। The classification did not differentiate। अब algae में भी जब हमने फ्यूचर पढ़ा तो algae भी क्या हुआ, algae भी 3 टाइप का हो गया। कौन कौन सा, ग्रीन algae, ब्लू algae और रेड algae, ठीक है। तो अब इन तीनों में तो उन्होंने कैटेगराइज करा नहीं था, बट आगे हमें पता चल गया कि algae का भी और सारा टाइप्स है, तो दिक्कतें तो आनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब The classification did not differentiate between the heterotrophic group, कौन सा, fungi, and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their cell wall composition। क्या हुआ, तुमने सेल वाल तो देख लिया भाई, सेल वाल देख के तुमने ये तो डाल दिया, बट आखिर ये भी तो देखो कि सेल वाल दोनों का सेम है या नहीं है। प्लांट का सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ है, फंजाई का सेल वाल काइटिन का बना हुआ है, बट हमने बस ये देख लिया कि दोनों में सेल वाल है, ये तो देखा ही नहीं कि सेल वाल है किस टाइप का, और फिर भी हमने उसे एक कैटेगरी में डाल दिया। तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने उसे एक कैटेगरी में डाल दिया, बस ये देख के कि इनमें सेल वाल प्रेजेंट है। खैर कोई बात नहीं, आगे विटेकर साहब है, उन्होंने बहुत सारा कुछ सही किया, देखते हैं। द फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वाल, ठीक है। व्हेन सच characters were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। ये 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था, ये दिया था कि इन्होंने कोपलैंड चचा ने। all prokaryote organisms were grouped together under kingdom monera and the unicellular eukaryotes organisms were placed in kingdom protista। अब सारे किंगडम्स अलग अलग आते जा रहे हैं। मोनेरा आया जिसमें हमने प्रोकैरियोट्स को डाल दिया, प्रोटिस्टा आया जिसमें हमने यूसेलुलर यूकैरियोट्स को डाल दिया, वो भी यूनिसेलुलर ही थे, बट दे वेयर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड दिस इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब आगे मल्टी सेलुलर आए तो उसे हमने फंजाई में डाल दिया और आगे प्लांटी एनिमेलिया में डाल दिया, है ना। किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा जानने से पहले मोनेरा का कुछ कैरेक्टर देख लो, ठीक है, उसके बाद फिर इसके बारे में जानते हैं। आगे मोनेरा पढ़ेंगे तो ही सही, बट फिर भी देख लेते हैं। क्या सम कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा। सबसे पहला ये है कि वो कॉस्मोपॉलिटियन होता है, मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। चाहे तुम डीप सी थर्मल वेंट का बात कर लो, चाहे तुम किसी भी -100 डिग्री आइस रॉक्स की बात कर लो, वो हर जगह प्रेजेंट है। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस तुम्हारा अब्सेंट है, बट न्यूक्लियस तो अब्सेंट है, बट न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, ठीक है। और इसी न्यूक्लियोइड में तुम्हारा डीएनए इज सस्पेंडेड, ओके।
अब देखते हैं थर्ड क्या, इसका सेल वॉल। तो सेल वॉल रिजिड होता है, मीन्स टफ लेयर होता है। यार सीधा सोचो ना, अगर सेल वॉल ही इसका हल्का फुल्का होगा, ऐसी तैसी कराने वाला होगा, तो वो -100 डिग्री +200 डिग्री इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे सस्टेन कैसे कर पाएगा? नहीं कर सकता ना। बट वहीं इसमें एक ऐसा भी एग्जाम्पल है जो है तुम्हारा माइकोप्लाज्मा। इस भाई साहब में सेल वॉल ही नहीं होता, इस भाई साहब में सेल वॉल ही नहीं होता, पक्का। चलो उसके बाद आते हैं चौथा क्या, कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, लेकिन बट मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम प्रेजेंट। बट राइबोसोम तुम्हारा प्रेजेंट तो होगा, लेकिन वो कैसा होगा, तो चूंकि ये प्रिमिटिव है तो इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आओ पिछले पेज पे मोनेरा के बारे में अब पढ़ लिया था, अब आते हैं प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर किसको किसको, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, जिसको कि पहले हमने एल्गी में डाल दिया था, एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन algae विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। किस बेसिस पे, तो वही सेल वॉल के बेसिस पे, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि तुम्हारा किस में था, एनिमल किंगडम में था, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था। और बस हमने सेल वॉल को कैटेगरी दिया था, तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट किंगडम में, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल किंगडम में। सिर्फ इस बेसिस को बेस बना के हमने कैटेगराइज करा था। तो बाद में जब हमें पता चला तो हमने उन्हें अलग अलग कर दिया और उसे प्रोटिस्टा में डाल दिया। It has put together organisms which in earlier classifications were placed to different kingdoms. जैसे ही जानकारी आई, हेकल चेचा ने थोड़ा सा जानकारी जुटाया, और जैसे ही उन्होंने जानकारी जुटाई तो जो जो कैटेगरी में मैच नहीं कर रहे थे, और कैटेगरी को देखने के बाद उन्हें उसने निकाल के और फिर डाल दिया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। सिर्फ एक क्राइटेरिया सेल वॉल को नहीं देखा गया। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. सही बात है ना भाई, अभी तक हमें जितना जानकारी मिला उस बेसिस पे हमने उसे कैटेगराइज करा। अब अगर हम और अंदर घुस सकते हैं, उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी एनाटॉमी को और अच्छे से समझ सकते हैं, तो अगर हमारी समझ और डेवलप होती जाएगी तो हो सकता है आज जो दूसरे ग्रुप में है वो कल दूसरे ग्रुप में पहुंचे। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? जब पहले हुआ है तो अभी भी हो सकता है। क्या ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities. अभी तक पहले हमने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया था, बाद में हमारी समझ और डेवलप हुई तो हमने फिजियोलॉजी भी देखी, हमने उसकी रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, इसे भी देखा, उस बेसिस पे भी कैटेगराइज करा। और जब हम और थोड़े मॉडर्नाइज हो गए तो फिर हमने फाइलोजेनी भी देखना स्टार्ट करा, मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना स्टार्ट करा कि कौन किसके बाद इवॉल्व होके आया है और कैसे आया है। पक्का? चलो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। किसको बेस बनाएंगे? विटेकर चेचा को बेस बनाएंगे, क्योंकि अभी तक सबसे सही वही चल रहा है। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसीलिए इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम विल बी डील्ड विद सेपरेटली इन चैप्टर 3 and 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज मैंने तुम्हें जो जो चीज़ें बताई, इस चीज़ को अगर तुम अच्छे से समझ जाते हो तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी गुरु। किंगडम मोनेरा, इसका सोल मेंबर कौन होता है? तो बैक्टीरिया होता है। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका रफ ओवरव्यू, क्या क्या है, क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो देखो, मोनेरा ये क्या है? तो ये प्रोकैरियोट्स है। क्या है? प्रोकैरियोट्स है। तो अब सबसे पहले जानते हैं इसका जो मेन कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है क्या? इसका सेल वॉल।
सेल वॉल ऑफ मोनेरा। ठीक है, देखो तो इसका जो सेल वॉल है, अगर मैं सेल वॉल बनाऊं तो देखो ये हो गया सबसे आउटर लेयर, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये सबसे आउटर लेयर है, बट इसके अंदर में और कुछ भी तो कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो जानते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, तो इसका सेल वॉल बना हुआ किसका है, तो वो सेल वॉल बना हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन। किस चीज़ का बना हुआ सेल वॉल है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन है। इसको अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो ये बना हुआ है किसका, ये बना हुआ है पॉलीसेकेराइड का, ठीक है, और प्लस एमिनो एसिड का। ये तो मैंने एसिड का, ये तो मैंने बात कर ली तुमसे इसके सेल वॉल की। अब अगर सेल वॉल है भैया, तो सेल वॉल के अंदर में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी तो होगा ना। ये डायग्राम बनाना सबसे टफ टास्क है। ये सेल वॉल हो गया। अब सेल वॉल के अंदर में अगर होगा तो क्या होगा, सेल, ये क्या हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन इसका किस चीज का बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन लेयर का बना हुआ सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन और इसके बीच का स्पेस, ये कलर चेंज कर लेता हूँ, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल के बीच का स्पेस, इसे हम लोग कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये जो है तुम्हारा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये तुम्हारा किसके तरह होता है, तो ये फंक्शनली एज लाइक लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। एनिमल सेल में बोलते हैं ना, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है। तो उसी तरह इसमें एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो अभी तक मैंने तीन चीज की बात करी। पहला था सेल वॉल, तो सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन का, जो कि पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड हो गया। दूसरा मैंने बात करा तुमसे सेल मेम्ब्रेन का, जो कि बना होता है लिपोप्रोटीन का, मीन्स लिपिड और प्रोटीन का। और थर्ड है तुम्हारा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस किसके तरह है, तो वो एज एनालॉगस है लाइसोसोम की तरह। तो तीन चीज़ों के बारे में मैंने तुमसे बात कर लिया। अब चलते हैं इसके अंदर में। तो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसूँ तो ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो बट साइटोप्लाज्म ऑफ मोनेरा, ध्यान से सुनना, साइटोप्लाज्म ऑफ मोनेरा, उसमें जो है तुम्हारा मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके अंदर ये जब मैंने तुमसे बात कर ली, तो सबके बारे में अगर बात हो गई, तो फिर राइबोसोम को क्यों छोड़ना। और अगर मैं राइबोसोम को नहीं छोड़ूं, तो अगर मैं तुमसे राइबोसोम की बात करूं, तो राइबोसोम इसका कैसा होता है, तो राइबोसोम होता है, यहाँ पे अगर मैं बना दूं राइबोसोम, तो ये राइबोसोम होता है 70S। किसके जैसा होता है, ये राइबोसोम होता है 70S। अब इसमें जो एक स्ट्रक्चर रह गया, वो रह गया क्या, वो रह गया तुम्हारा न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड के बारे में बात करने के लिए इस पेज में तो जगह है नहीं, तो न्यूक्लियोइड को मैं खींच लेता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो, अगर मैं तुमसे न्यूक्लियोइड की बात करूं, तो न्यूक्लियोइड है किसके जैसा, इसमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, और रिप्रोडक्शन का काम होता क्या है, डीएनए का काम होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद क्या, डीएनए, और डीएनए से ही तो फिर दूसरा बनेगा ना। तो वो डीएनए जो है वो कहाँ होगा, तो वो न्यूक्लियोइड में होगा।
ह्यूमन में डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इसी न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम है जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले बता चुका हूं अब्सेंट होता है। अच्छा, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है यानी कि तुम्हारा ट्रू क्रोमोसोम अब्सेंट। ठीक है, तो ट्रू क्रोमोसोम भी अब्सेंट नहीं हुआ, लेकिन क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फॉल्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? फॉल्स क्रोमोसोम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जैसे हम लोगों का है, तो हम लोगों में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो अभी क्लास 12th में तुम लोग पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस में, कि हमारा जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड होता है। ठीक है, ऑक्टामर बना के। बट यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट तो है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट, ठीक, बट नेकेड। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि हमारे में जिस तरह से हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होके यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइंस बोलते हैं, पॉलीअमाइंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का समझ आ रहा है? चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी माता क्या कहती है। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक, ये बता चुका। दे आर दी मोस्ट एबुंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर जगह प्रेजेंट है भाई। एबुंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसा प्रेजेंट हुआ? तो ये तुम्हारा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और हर जगह प्रेजेंट होता है। आगे देखो, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ ना यार, चाहे तुम एक मुट्ठी बालू उठा लो, ठीक है, चाहे तुम बर्फ पे चले जाओ, चाहे तुम रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे तुम ओशियन के डीप ओशियन 100 मीटर 200 मीटर नीचे चले जाओ, हर जगह बैक्टीरिया मौजूद है भाई। तुम खुद समझो, अगर नहीं होगा तो इसमें क्या कहते हैं, ओशियन में फिशेस मरती हैं, बड़े बड़े वेल्स मरती हैं, शार्क मरती है, ये सब वहाँ इकट्ठा होने लग जाएंगे ना, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो उसे डिग्रेड कौन कराता है? डिग्रेड कराने के लिए तो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो ये हर जगह मौजूद है। आगे, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी में बहुत सारा मौजूद। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, ये जिसकी भी मैंने बात की, जैसे हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री और उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पे मौजूद होंगे। डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें अगर मैं बोल दूं कि परमाफ्रोस्ट रीजन में रहना है, मतलब कि -100 डिग्री -60 डिग्री टेम्परेचर में, तो तुम सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। हम लोग लेदर जैकेट पहनने लग जाएंगे, फिर भी हमें वहाँ पे दिक्कत होगी। लेकिन बैक्टीरिया कौन सा लेदर जैकेट पहनता है? बैक्टीरिया भी तो लेदर जैकेट नहीं पहनता ना, बट उसके बावजूद उसे दिक्कत नहीं होती। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। यहाँ एक वर्ड गौर करने वाला ये है कि इन और ऑन, या तो अंदर या फिर ऑन या उसके ऊपर, दोनों वे में रह सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या है? बैक्टीरिया स्टोमक में रह रहे हैं, तो वो इन हो गया ना। बट अगर मैं तुमसे बात करूँ उसी जगह पे कि मान लो कोई डेड बॉडी है, डिकेड बॉडी है, तो उसके अंदर थोड़ी ना है भाई, उसको डिग्रेड कराना है तो उसके ऊपर होगा ना। समझ आ रही है बात? यही कह रहा है कि इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स नॉट सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट इसलिए, अगर यहाँ पे पैरासाइट वर्ड यूज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने तुम्हें बताया था, पैरासाइट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर सस्टेन करना। अगर डेड एंड डिकेड के ऊपर है तो इट विल बी सैप्रोफाइट। पक्का? बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर, ये मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, तो देख लो। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अच्छा, अब इसके शेप की बात आ गई। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप।
ठीक है, शेप की बात कर रहा है, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप का है, तो 4 टाइप का है। कौन कौन सा, एक कोकी हो गया, कॉकस, दूसरा बेसिलस, तीसरा स्पाइरिलम और चौथा विब्रियो। कॉकस, बेसिलस, स्पाइरल और विब्रियो। अब इसे डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। स्फेरिकल है तो उसे हमने क्या बुला दिया, कोकस, प्लूरल फॉर्म उसका होता है कोकाई, ठीक है। द रॉड, ये है तुम्हारा कोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, एग्जाम्पल तुम नोट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। अगर तुमसे पूछा जाए स्ट्रेप्टोकोकस का शेप कैसा है, तो यू विल से दैट इट इज स्फेरिकल इन शेप। ओके, चलो अब दूसरा आते हैं बेसिलस, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है बेसिली, बहुत सारा दिया हुआ है तो बेसिली, ठीक है। तो बेसिली का मतलब होता है रॉड शेप्ड, कैसा, रॉड शेप्ड। अच्छा, गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो तुम्हारा किस प्रकार का दिख रहा है, ये एक स्पून के टाइप का दिख रहा है ना, ये देखो ये एक स्पून के टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पून टाइप का है, इसमें जो ये बीच का पोर्शन है, इसे हम लोग कहते हैं इंडोस्पोर। क्या कहते हैं, इंडोस्पोर। उसके बाद द कॉमा सेट विब्रियो एंड द स्पाइरल स्पाइरिलम, ठीक है। ये तुम्हारा कॉमा से स्पाइरल शेप्ड हो गया और ये कॉमा शेप्ड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं विब्रियो। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चले, देखो दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। यार यूनिसेलुलर है, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, नहीं हो सकता ना। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। समझने वाली बात यहाँ ये है कि यूनिसेलुलर होते हुए भी, सिंपल स्ट्रक्चर होते हुए भी इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। अब देखते हैं बिहेवियर कॉम्प्लेक्स कैसे है। यार एक बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है, यही यूनिसेलुलर बैक्टीरिया फैगोसाइट कर जाता है, यही यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हंटिंग कर जाता है। तो एक छोटा सा देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ये कहावत सुनी है ना, तो वो इसी बैक्टीरिया पे चरितार्थ होता है, ठीक है। कि देखने में तो ये यूनिसेलुलर है तो यार क्या ही सेफ हो जाएगा, बट उसके बावजूद है ये बड़ा खतरनाक। हमारे नो डाउट कि हमारे बहुत सारे डेली यूज़ में भी ये काम आता है, दही जमाने में काम आता है, बहुत सारा यूज़ है इसका, ठीक है। बट अगर ये अपनी औकात पे आ जाए ना, तो अगर ये अपने औकात पे आ गया तो इंसान को खत्म करने में भी टाइम नहीं लगेगा। अभी वो भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे टाइफाइड हो गया यार, साल्मोनेला टाइफी, नेग्लेक्ट करके देख लो, राम भरोसे। चलो, compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। क्या कह रहा है कि इसका ये बहुत वास्ट डाइवर्सिटी दिखाता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसका बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब सीधा सा बात तुम ये समझो ना, जो बैक्टीरिया डीप ओशियन ट्रेंच में रह रहा है और जो बैक्टीरिया स्नो वाले रीजन में रह रहा है और जो बैक्टीरिया तुम्हारा डीप थर्मल वेंट्स में रह रहा है, इन तीनों में समानता तो नहीं होगी ना, तीनों के रहने का रीज़न अलग है तो उनका कैटेगरी भी अलग होगा ना, समझ आई बात। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। ये याद रखना, किससे बात कर रहा है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स से बात कर रहा है। चलो अब जहाँ बात आ गई बैक्टीरिया की सिंथेसिस की, तो इस पर कुछ टर्म्स देख लेते हैं। क्या क्या देखो, अगर मैं बात करूँ तुमसे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया आर अगर मैं बात करूं तुमसे न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन कितने टाइप का होगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तुमसे न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन 3 टाइप का, क्या क्या, पहला हो गया तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा हेटेरोट्रॉफिक, और तीसरा हो गया तुम्हारा सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स अपने से फूड प्रिपेयर कर रहा है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन मीन्स हम तुम्हें देंगे तुम हमें दे दो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं तुमसे इसमें ऑटोट्रॉफिक, इनको रहने दो, अब अगर मैं तुमसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ तुम्हारा एक हो जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा कीमोसिंथेटिक
ऑटोट्रॉफ। अच्छा, ये जो मैंने कैटेगरी की है ये किस बेसिस पे की है, तो ये बेसिस है मेरा, मैं लिख देता हूँ कलर चेंज करके, ये बेसिस है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस बेसिस पे मैं इसे कैटेगराइज कर रहा हूं। तो एक हो गया हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, एक हो गया मेरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ खाना कैसे बनाएगा, तो वो खाना बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। वहीं अगर मैं तुमसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की बात करूं तो ये खाना कैसे बनाएगा, तो ये खाना बनाएगा विथ द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। न्यूट्रिशन तीन टाइप के, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और सिम्बायोटिक। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सबसे पहले कैटेगराइज करो तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जब भी खाना बनाएगा तो वो बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जब भी खाना बनाएगा वो बनाएगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, जैसे मेरा H2S हो गया, जैसे मेरा फॉस्फेट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की। किसकी? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या करेगा, अभी मैंने बताया लाइट एनर्जी से ये फूड प्रिपेयर करेगा। तो प्रिपेयर फूड फ्रॉम लाइट एनर्जी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो होगा, ये जब भी खाना बनाएगा वो नॉन ऑक्सीजनिक कंडीशन में बनाएगा, ऑक्सीजन की जरूरत इसे नहीं है। ठीक है, तो फूड प्रिपरेशन इज नॉन ऑक्सीजेनिक। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बात करूं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, तो भाई अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। तो इसे भी तो क्लोरोफिल की ज़रूरत होगी ना खाना बनाने के लिए। तो जब इसे क्लोरोफिल की ज़रूरत होगी तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा पिगमेंट? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की मदद से ये खाना बनाता है। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल हैं, ये याद रख लेना, 3 एग्जाम्पल। कौन कौन से? तो पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो एग्जाम्पल मैं ले लूंगा क्या? क्लोरोबियम। ये एग्जाम्पल याद करना है, याद रख लेना, क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस टाइम में, छोड़ मत देना। ये समझ के कि एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुछ पोर्शन बाहर से पढ़ना पड़ेगा, एसर्शन रीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। ठीक है, तो देखो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम हो गया। दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो इसका एग्जांपल मैं ले लूंगा क्रोमैटियम। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद एक तीसरा जो है वो होगा तुम्हारा, इसी का नॉन कर दो, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा क्या? रोडोस्पिरिलम। ठीक है, रोडोस्पिरिलम। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, ये तीनों जो हैं ये किस टाइप के हैं? तो दीज आर नॉन ऑक्सीजेनिक। पक्का? दिमाग से ऊपर तो नहीं जा रहा? जा भी रहा है तो याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। एनसीईआरटी पे बस स्टेबल नहीं हो सकते, थोड़ा बाहर बढ़ना पड़ेगा, और तुम्हें करना पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए, 360 मार्क्स चाहिए तो कर ले मेरे भाई, ऐसे मत छोड़, नहीं तो फिर 300 पे अटकोगे, 320 पे अटकोगे, मत बोलना, है ना। चलो,
ये हो गया। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बाद मैं दूसरा बात करूं, किसकी बात करूं, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अभी मैंने बताया था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो ये बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल्स, ठीक है, समटाइम्स ऑर्गेनिक ऑल्सो। कैसे, तो ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट जो है उन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीजन की जरूरत है मेरे भाई, दीज आर ऑक्सीजनिक। तो ये उन्हें ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करने के बाद उससे जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगा उस केमिकल एनर्जी से ही अपना फूड बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ऑक्सीडाइजेज chemicals and release chemical energy and use it for their food सिंथेसिस। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, वो होता है नाइट्रोबैक्टर। आगे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। तो एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, तो ये NO2-, ठीक है, इसे ये ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके इसे कन्वर्ट करा देगा NO3- में, प्लस रिलीज एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करके ये अपना खाना बना लेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। तो देखो अगर मैं तुमसे बात करूं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, ये एग्जांपल किसका हुआ, ऑटोट्रॉफ का। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछी ये किस ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल है, तो तुम क्या बोलोगे, फोटो ऑटोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ, तो तुम्हारा आंसर होगा कीमो ऑटोट्रॉफ। कोई दिक्कत, चलो। ये तो मैंने बात करी किसकी, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ पे। किस पे, हेटेरोट्रॉफ पे। तो देखो इनके खाने का मुख्य सोर्स, मेन सोर्स ऑफ देयर एनर्जी इज डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो अगर वो डेड एंड डिकेड से ले रहा है तब वो क्या कहलाएगा, सेप्रोफाइट कहलाएगा। बट अगर वो यहाँ पे या फिर ओ फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया तो ये क्या कहलाएगा, तो तब ये पैरासाइट कहलाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैक्सिमम जो भी ये होते हैं, मैक्सिमम जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। मैक्सिमम बैक्टीरिया जो भी होंगे वो हेटेरोट्रॉफ होंगे। और दूसरी बात कि बैक्टीरियाज आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। यहां तो कोई दिक्कत, चलो अब आते हैं अपने एनसीईआरटी पे। देखो दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, बता दिया। दी वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिक और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आर्की बैक्टीरिया से नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया मतलब ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। कैसे है, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। प्रिमिटिव तो हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है। ये कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सकते हैं। क्यों करते हैं वो, इसके सेल वॉल में इसका राज छिपा हुआ है, वो अभी डिस्कस करेंगे। बट जब इनकी बॉन्डिंग इतनी खतरनाक होती है ना
कि ये कहीं पे भी किसी भी इन्वायरमेंट में इजिली सस्टेन कर जाते हैं। तो चलो आर्की बैक्टीरिया स्टार्ट किया जाए, देखते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, एक मिनट, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats। कैसे habitats में? harsh means होता है where it's typical to sustain, where you can't sustain, जहां तुम जीवित ही नहीं रह सकते हो, नॉर्मल इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा विपरीत कंडीशन, ठीक है ना। तो देखो देखो सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, जिसे हम लोग हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिल्स जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर होता है, एंड मार्सी एरियाज मिथानोजन्स। अब एक एक करके देखते हैं क्या है। हेलोफाइल्स, अभी मैंने कहा हेलोफाइल्स, तो हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नोट करते चलना मेरे भाई, हेलोफाइल्स का एग्जाम्पल होगा हेलोकोकस। कौन सा? हेलोकोकस, ठीक है, ओके। फिर है थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स का एग्जाम्पल होगा सल्फोबोलस, सल्फोबोलस, ठीक है। एंड मार्सी एरियाज मिथानोजन्स, मिथानोजन्स का एग्जांपल होगा मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। क्या कह रहा है कि इसका सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी जान लेते हैं। तो देखो सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया ये बना होता है तुम्हारा स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन, स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। अच्छा, ये स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, ये क्या है? तो ये बना होता है सिंगल लिपिड लेयर का। किसका? सिंगल लिपिड लेयर का, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटेनॉल। क्या कहते हैं? फाइटेनॉल, फाइटेनॉल, फाइटेनॉल। ओके गाइस, तो ये बना हुआ है तुम्हारा फाइटेनॉल का। अच्छा, अब ये सस्टेन क्यों कर जाते हैं? ये इसलिए सस्टेन करते हैं क्योंकि ये जो स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। कितना भी हाई टेम्परेचर दो, कितना भी लो टेम्परेचर दो, ये सस्टेन कर जाएगा। तो इस कारण से ये इजीली सस्टेन कर जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हेंस दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा तो ये टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। इस कारण से ये किसी भी इन्वायरमेंट में सस्टेन कर जाता है। ओके, उसके बाद अब जानते हैं इसका जो प्रोटीन होता है ना, ठीक है, एक तो रीज़न हो गया तुम्हारा सेल वॉल में स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन है। दूसरा प्रोटीन, क्या? इसका जो प्रोटीन होता है ना, वो बना होता है होमोपोलर बॉन्ड का, होमोपोलर बॉन्ड का। ये होमोपोलर बॉन्ड भी उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी सस्टेन कराते हैं ताकि वो किसी भी हार्श इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सके। कोई डाउट? पक्का? यार ये टॉपिक ही थोड़ा सो है, तो इसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इंटरटेनिंग तो बनाऊँ यार, ठीक है, ताकि तुम लोगों को भी बोरिंग ना लगे। मैं जान रहा हूँ तुम लोग थोड़ा बोर होते हो, बताते नहीं हो, बट इट्स ओके, मैं कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं। मिथानोजन्स are present in the guts of several ruminant animals। ruminant animals मतलब चरने वाले, घास चरने वाले, ठीक है। तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उनमें मिथानोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो मिथानोजन बैक्टीरिया CO2 लेता है, मीथेन बनाता है। क्या करता है? CO2 से मीथेन बनाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि CO2 से मीथेन बनता है, ठीक है। सच एज काउस एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। कोई दिक्कत है तो बताओ।
एक और बात, वो क्या, ये जो तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया होता है ना, ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। कैसा? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये भी लिख लिया जाए, लिख लिया जाए भाई, लिख लिया जाए कि आर्की बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कराता है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दुख तकलीफ कुछ भी हो तो बता सकते हो, नहीं तो आर्की बैक्टीरिया का हो गया है राम नाम सत्य। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब आते हैं किस पे? यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हमने क्या कहा? ट्रू बैक्टीरिया कहा। They are categorized by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। क्या? सबसे पहली बात कि सेल वॉल कैसा होगा? रिजिड होगा, टफ होगा। और दूसरी बात क्या कि अगर वो मोटाइल है तो मोटाइल है तो उसमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि फ्लैजेला का काम क्या है। फ्लैजेला किस चीज़ में हेल्प करता है? तो फ्लैजेला हेल्प करता है मूवमेंट में। एक और फंक्शन है फ्लैजेला का, वो भी देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, फ्लैजेला हेल्प्स in movement as well as chemotaxis। अब बच्चों देखो ये कीमोटैक्सिस क्या है। तो कीमोटैक्सिस वो होता है कि अगर मान लो कि बैक्टीरिया के आउटर सराउंडिंग, बैक्टीरिया का जो भी आउटर सराउंडिंग है उसमें अगर कोई चेंजेज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर चेंजेज आ रहे हैं तो बैक्टीरिया तो उस कंडीशन में सस्टेन नहीं कर पाएगा ना, बट बैक्टीरिया को सस्टेन करना है। तो सस्टेन करने के लिए बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एकोमोडेट करता है। उस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं कीमोटैक्सिस। समझ आया? अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्लैजेलम, तो एक मैं डायग्राम बना देता हूँ फ्लैजेलम का। देखो, सॉरी प्रीवियस प्लस, देखो ये आ गया तुम्हारा एक फिलामेंट। क्या हो गया? ये है फिलामेंट, ठीक है। अब इसके बाद फिलामेंट, यहाँ मैं इसे मेंशन भी कर देता हूँ, फिलामेंट। अब देखो फिलामेंट के बाद मैंने दूसरा क्या बताया था? दूसरा आ जाएगा हुक। ये आ गया हुक, और इसके नीचे का हमारा जो भी पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा किसका? वो पोर्शन होगा बेसल बॉडी का। तो देखो ये हो गया तुम्हारा हुक। अब देखते हैं बेसल बॉडी। तो देखो बेसल बॉडी में तुम्हारे 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला एल रिंग, एल रिंग के बाद फिर गैप, ये गैप, गैप होने के बाद फिर से एक दूसरा रिंग जिसका नाम है पी रिंग। जब पी रिंग हो जाएगा उसके बाद फिर एक रॉड। क्या? एक रॉड। हालांकि इतना सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी जानने के हिसाब से जरूरी है तो जान लो। ये हो गया रॉड, और रॉड के बाद 2 और रिंग आ जाते हैं, जिनमें से एक होता है रॉड के जस्ट ऊपर एस रिंग, और रॉड के फिर जस्ट नीचे एक और रिंग प्रेजेंट होता है इस शेप में, इस शेप में। इस रिंग को कहते हैं एम रिंग। तो ये जो तुम्हारा चारों पोर्शन है रिंग से बना हुआ, इसे हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। अब देखो एल, एल स्टैंड्स फॉर, ये LPSM रिंग नाम क्यों दिया गया? तो एल, एल स्टैंड फॉर लिपोपॉलीसेकेराइड, एल लिपोपॉलीसेकेराइड, सेकेराइड। फिर है पी, पी स्टैंड फॉर पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। एस, एस स्टैंड्स फॉर सुपर मेम्ब्रेन, सुपर मेम्ब्रेन। एंड एम, एम स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन। इन चारों से मिलके बना होता है बैक्टीरिया का पूरा फिलामेंट। अब देखो इसमें से बैक्टीरिया के भी 2 टाइप है। कौन कौन से? एक है तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा है तुम्हारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ऑल 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, ऑल 4 रिंग्स प्रेजेंट। बट वहीं पे अगर मैं तुमसे बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो सिर्फ इसमें एस और एम रिंग प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एस और एम रिंग। तो ये मैंने फिलामेंट के बारे में जितनी बातें जाननी थी, एक बार मैं इसे फिर से कंक्लूड कराता हूं कि
बैक्टीरिया में अगर फ्लैजेला होगा तो बैक्टीरिया अगर मूवमेंट करेगा तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो फ्लैजेला का 3 पार्ट, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन जानना जरूरी है। कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाला फिलामेंट, फिर उसके नीचे वाला जोड़ने वाला हुक, और सबसे नीचे वाला एक तरह से जानती हो बेस, तो बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एल, पी, एस और एम। एल स्टैंड्स फॉर लिपोपॉलीसेकेराइड, पी स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडोग्लाइकेन, एस स्टैंड्स फॉर सुपर मेम्ब्रेन एंड एम स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन। ये चारों रिंग प्रेजेंट होते हैं और इन चारों रिंग को कंस्टिट्यूट करके ही हमारा क्या बनता है? हमारा बेसल बॉडी बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। द साइनोबैक्टीरिया also referred to as blue-green algae have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। जाहिर सी बात है, प्लांट कैसा होता है? प्लांट में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए ही प्रेजेंट होता है ना। और अगर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है इसका मतलब प्लांट कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। तो अगर प्लांट फोटोसिंथेटिक है और सेम बैक्टीरिया, सेम क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया में पाया जा रहा है तो वो भी कैसा होगा? वो ऑटोट्रॉफ होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मराइन और टेरेस्ट्रियल अलगी। मतलब हर टाइप का हो सकता है, या तो यूनिसेलुलर हो जाएगा, या तो तुम्हारा कॉलोनियल हो जाएगा, मीन्स कॉलोनी बना के रहने वाला हो जाएगा। अगर वो फिलामेंटस भी हो सकता है, फिर वो अगर समुद्र में है तो हम मरीन कहेंगे कि मरीन वाटर में रह रहा है। और चौथा की सरफेस पे, मतलब समझो ना यार कि हर जगह पे ये पाया जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दी कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। अभी ये देखो, ये जो तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम को देखो। डायग्राम में ये सारी कॉलोनी है, एक कॉलोनी हो गई, दूसरी कॉलोनी होगी, इनके चारों ओर तुम्हें एक ब्लू कलर का एक शीथ दिख रहा होगा, ठीक है, जो इसे चारों ओर से हर जगह से सराउंड करके रखा हुआ है। ये तुम्हें इस टाइप से ब्लू कलर का सारा शीथ दिख रहा होगा। तो ये हम इसी की बात कर रहे हैं, जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। क्या करते हैं? ब्लूम बनाते हैं, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा अपना घनत्व पैदा कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी अपनी पैदा कर देते हैं, तो उसे हम लोग ब्लूम कहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट्स। क्या कह रहा है? ये जो देखो, ये जो हेट्रोसिस्ट है ना, ठीक है, तो इसका काम क्या है? N2 फिक्सेशन कराना। क्या कराना? N2 फिक्सेशन कराना। और ये जो मैंने म्यूसिलेजिनस शीथ की बात की थी, ये किसका बना होता है? तो ये जिलेटिन का बना होता है। किसका बना होता है? जिलेटिन का। नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट्स, एग्जाम्पल दिया है इसका, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production। क्या कह रहा है कि जो भी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, जैसे तुम्हारा नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया और अमोनिया हो गया, तो इससे वो एटीपी निकालता है। कैसे निकालता है? तो उसके फॉस्फेट से ये अपना एटीपी निकाल के अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या दिया है? एक दिया है तुम्हारा नाइट्राइट बैक्टीरिया, मैं यहाँ लिखता हूँ कि नाइट्राइट बैक्टीरिया। नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या करता है? तो वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। किसमें? अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। कौन? नाइट्राइट बैक्टीरिया। तो कन्वर्ट्स अमोनिया, अमोनिया का स्पेल गलत है, समझ जाना, टू नाइट्रेट, ठीक है। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल का बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, या तो होगा कौन सा? नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है तुम्हारे नाइट्राइट बैक्टीरिया का। नाइट्राइट बैक्टीरिया क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो, दूसरा था क्या? नाइट्रेट बैक्टीरिया। नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं यार, हमारे पास इस पेज पे है। क्या है? और मैं कलर चेंज कर देता हूँ। नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या करता है? तो नाइट्राइट बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता था, ये नाइट्राइट को नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वो है एग्जांपल क्या? नाइट्रोबैक्टर। याद रखने का तरीका, नाइट्रेट ए आ रहा है, नाइट्रोबैक्टर ए आ रहा है, देख लो ए आ रहा है। तो नाइट्रेट बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया का नाम लिखा रहे ना, समझना कि उसमें कन्वर्जन हो रहा है। जैसे नाइट्राइट बैक्टीरिया तो अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा था किसमें? नाइट्राइट में। नाइट्रेट बैक्टीरिया तो नाइट्राइट का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? तो नाइट्रेट में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा तुम्हारा था एंड अमोनिया, ठीक है। अब आओ प्रीवियस पेज पे। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? तो नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को और सल्फर को। सल्फर बैक्टीरिया को जो करता है उसे हम कहते हैं क्या? थायोबैसिलस। थायोबैसिलस क्या कहते हैं? थायोबैसिलस। ये क्या करता है? तो सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? H2SO4 में कन्वर्ट करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है? आगे चले। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एब्यूंडेंट इन नेचर, मीन्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कौन? हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। ठीक है। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, यानी कि मैक्सिमम कैसे है? मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे है? सेप्रोफाइट्स है। कैसे है? सेप्रोफाइट्स है। ठीक है। अब देखो, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। कैसे? तो यार देख, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं ना जो हमारे डेली लाइफ में हम लोगों को बहुत यूज़ में आते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ, सिर्फ कर्ड जमाने वाला बैक्टीरिया को ही देख लो। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस कितना काम करता है ना? विटामिन B12 मिलता है हमें कर्ड से, और वो बनाने में हमें एक बैक्टीरिया मदद कर रहा है। ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसे मारना है उसके खिलाफ बैक्टीरिया ही हमें हेल्प कर रहा है कि आओ हमें ख़त्म करो, हम तुम्हें एंटीबायोटिक बनाने में मदद करेंगे, है ना? कितनी विडम्बना है। चलो, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। लेग्यूम कहते हैं उस प्लांट को जैसे कि जिससे कि दालें पैदा होती हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रूट्स एटसेट्रा। Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. अब देखो, कुछ अगर हमारे लिए डेली लाइफ में कारगर है तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? देखो, कॉलरा। कौन सा? कॉलरा किसे काउज होता है? विब्रियो कॉलरी से। विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है। अच्छा, विब्रियो यानी कि कॉलरा काउज करने वाला बैक्टीरिया किस शेप का होगा? विब्रियो कौन सा शेप होता था? कॉमा शेप होता था। तो विब्रियो कॉलरी किस शेप का बैक्टीरिया है? कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। टाइफाइड कौन काउज करता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। टेटनस कौन काउज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। सिट्रस कैंकर। अच्छा, अब देखो, ये सिट्रस कैंकर जो है ना, इसके बारे में मैं नीचे लिख दूं। सिट्रस कैंकर ये काउज होता है जिस बैक्टीरिया से, वो बैक्टीरिया है कौन सा? ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास कौन सा बैक्टीरिया है? ज़ैंथोमोनास। कोई दिक्कत? ये ज़ैंथोमोनास जो है ना, ये क्या है? तो मेनली ये पैरासाइट है। पैरासाइट यानी, पैरासाइट का मतलब मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है उसे कहते हैं पैरासाइट, और जो डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है उसे कहते हैं सेप्रोफाइट। ठीक है। तो ज़ैंथोमोनास क्या है? पैरासिटिक बैक्टीरिया है। अच्छा, ये सिट्रस कैंकर तो कॉज किया ही, इसके अलावा एक और डिजीज कॉज करता है, उस डिजीज को भी लिख लो, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ये भी कौन कॉज करता है? ये भी कॉज करता है ज़ैंथोमोनास। इसके अलावा एक और मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूंगा, वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये मोस्ट डेंजरस टाइप का बैक्टीरिया होता है। क्यों? ये कहाँ पाया जाता है पता है? तुम जो कैंड फूड यूज करते हो ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक यूज करा, जो बंद डब्बा होता है उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है। यानी कि ये बैक्टीरिया सबसे डेडली बैक्टीरिया है। समझ आ रही है बात? कौन सी? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये काउज क्या करता है? तो ये काउज करता है बोटुलिज्म। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आर वेल नॉन डिजीजेस काउज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। यहाँ तक ठीक? अब देखते हैं क्या। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो देखो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। किसके थ्रू? फिजन। फिजन में भी कौन सा?
अमाइटोसिस, अमाइटोसिस, ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, क्या करता है अनफेव कंडीशन में, यानी कि जो कंडीशन उनके लिए सुइटेबल नहीं है उस कंडीशन में ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। और ये जो तरीका होता है ना, इस तरीका को हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। क्या कहते हैं? कंजुगेशन। चलो, अब जब बात आ गई है रिप्रोडक्शन की तो इसे थोड़ा डिटेल में हम लोगों को तो समझना चाहिए यार। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, देखो सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब तुम बोलोगे कि अभी एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो देखो होता क्या है, तो इसमें डायरेक्ट गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन। अच्छा, जब ये गैमीट फॉर्म हो गया तो ये गैमीट क्या करेगा, तो इस गैमीट में होगा फ्यूजन। क्या होगा? इस गैमीट में होगा फ्यूजन, और इस फ्यूजन से तुम्हारा क्या बन जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज absent in bacteria, but a kind of sexual reproduction is occurring in bacteria, ठीक है। अब देखो, अब फिर से मैं आ जाता हूँ पेन चेंज करके, मैं आ जाता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किस पे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप का, एक तुम्हारा बाइनरी फिजन और दूसरा तुम्हारा इंडोस्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, पहला बाइनरी फिजन, दूसरा इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब देखो, अब हम बात करते हैं डिटेल में बाइनरी फिजन के बारे में। पेज चेंज करें, बाइनरी फिजन। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले तुम एक बैक्टीरिया ले लो, ये तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया का जो सेल है, ये सेल सबसे पहले इनलार्ज होगा, यानी सेल इनलार्जमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तुम्हारा सेल इनलार्ज होगा, सेल का साइज बड़ा होगा। अब जब ये सेल साइज बड़ा हो जाएगा ना, तो इसमें दो प्रोसेसेस एक साथ चलेंगे। क्या क्या? तो सबसे पहले तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा और उसके साथ एक सेप्टा फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले सेल इनलार्ज हुआ, सेल इनलार्ज होने के बाद उसमें एक साथ दो प्रोसेसेस, क्या क्या? डीएनए रेप्लिकेशन और सेप्टा फॉर्मेशन। सेप्टा जैसे ही फॉर्म हुआ तो ये फिर तुम्हारा टूट जाएगा दो पार्ट में, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। अच्छा, यहीं पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है वो मोस्टली डिवीजन कैसे होता है, तो वो मोस्टली डिवीजन होता है ए माइटोसिस के थ्रू। बबुआ, किसके थ्रू? ए माइटोसिस के थ्रू। ये याद रखना, बहुत जरूरी पॉइंट है कि बैक्टीरिया में डिवीजन मोस्टली अकर्स थ्रू अ माइटोसिस, नॉट माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यही जो तुम्हारा ए माइटोसिस है, ये क्या है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में। ए माइटोसिस जो है वो तुम्हारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और नॉर्मली ये कौन से कंडीशन में होता है, तो ये फेवरेबल कंडीशन में होता है,
फेवरेबल कंडीशन ओनली, ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, अगर फेवरेबल कंडीशन की मैंने बात कर ली तो अब देखते हैं ए अनफेवरेबल कंडीशन भी आएगा। हमेशा तो किसी के लिए फेवरेबल मोमेंट होता नहीं है। तो अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहीं पे होता है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। मैंने तुमसे बात की थी बेसिलस, जब मैंने बेसिलस का डायग्राम बनाया था, बैक्टीरिया का टाइप था बेसिलस, उसमें मैंने बीच में जो तुम्हारा चम्मच स्पून शेप था, स्पून शेप में मैंने एक इस टाइप से ये बनाया था और इसे ही मैंने बोला था इंडोस्पोर। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, उसे भी देख लेते हैं। तो इंडोस्पोर फॉर्मेशन ये कब होता है, अभी बताया मैंने, मोस्टली अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन, अकर्स इन अनफेव कंडीशंस। अच्छा, अगर ये तुम्हारा अनफेव कंडीशन में हो रहा है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या आता है, मान लो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, या कम हो गया, तो उस सिचुएशन में उसे हाईली रेजिस्टेंट होना पड़ेगा ना। तो इंडोस्पोर में तुम्हारा पाया जाता है क्या, तुम्हारा पाया जाता है कैल्शियम डीपी कॉलिनेट, डीपी कॉलिनेट इज प्रेजेंट। ड्यू टू दिस is highly resistant to unfavorable condition, क्या पाया जाता है, कैल्शियम डीपीकोलिनेट पाया जाता है, और इस कारण से ये तुम्हारा अनफेव कंडीशन में भी अपने आप को सस्टेन कर लेता है। अभी मैंने बताया ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली अकर्स इन बैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। ये मैंने तुमसे बात कर ली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों कंडीशन की। फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या, इंडोस्पोर फॉर्मेशन। इंडोस्पोर फॉर्मेशन इसलिए सस्टेन हो जाता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम डीपीकोलिनेट पाया जाता है। कोई दिक्कत? चलो, अब मैं तुमसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है, इसमें कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से? पहला है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो बैक्टीरिया जो है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो एक टाइप का बैक्टीरिया, वन टाइप बैक्टीरिया, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जीन। यानी कि इसमें तुम्हारा क्या हुआ, तो जीन ट्रांसफर हुआ और उस जीन के ट्रांसफर होने से एक टाइप का बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। ये हुआ तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा है वो तुम्हारा है ट्रांसडक्शन। क्या है? ट्रांसडक्शन। अब देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है, तो ट्रांसडक्शन भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इसमें भी जीन ट्रांसफर होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन में जिस जीन को ट्रांसफर करने के लिए किसी की हेल्प नहीं ली जा रही थी, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का हेल्प लिया जाता है। किसका? बैक्टीरियोफेज का हेल्प लिया जाता है उस जीन को ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन जीन ट्रांसफर थ्रू बैक्टीरियोफेज। और तीसरा है हमारा कौन सा, तो वो है कंजुगेशन। क्या है? कंजुगेशन। कंजुगेशन को नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, कंजुगेशन क्या है। कंजुगेशन देखो, बैक्टीरिया 2 टाइप के हैं, एक है F+, दूसरा है F-। F+ टाइप का जो बैक्टीरिया है उसमें तुम्हारा प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है।
वहीं F माइनस टाइप का जो बैक्टीरिया है उसमें तुम्हारा कोई प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अगर एक F प्लस बना दूँ, ये F प्लस है, तो इसमें मैं जाहिर सी बात है कि एक प्लाज्मिड बना दूंगा। और वहीं मैं एक F माइनस अगर बनाता हूँ तो इसमें मैं कोई प्लाज्मिड नहीं बनाऊंगा। तो अब क्या होगा भैया, तो ये F प्लस और F माइनस दोनों के बीच कंजुगेशन होगा। तो दोनों के बीच कंजुगेशन कराते हैं। तो जब हम कंजुगेशन कराएंगे तो होगा क्या, तो ये F प्लस का जो प्लाज्मिड है ना, ये सबसे पहले रेप्लिकेट कर जाएगा। ये मैंने बना लिया F प्लस, ये हो जाएगा कंजुगेशन ट्यूब, और इधर मैंने बना लिया F माइनस, ये है हमारा F प्लस, ये है हमारा F माइनस। ठीक है, तो इसमें चूंकि एक प्लाज्मिड प्रेजेंट था, अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, तो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड ऑफ F प्लस। ठीक है, तो F प्लस टाइप का जो बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, और ये रेप्लिकेट करके कहाँ चला जाएगा, तो रेप्लिकेट करके ये F माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक प्लाज्मिड आ गया। अब जब इसमें भी प्लाज्मिड आ गया तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि F माइनस टाइप में तो कोई प्लाज्मिड होता नहीं है। तो जैसे ही इसमें भी प्लाज्मिड आया तो दोनों बैक्टीरिया क्या बन गए, दोनों बैक्टीरिया तुम्हारे F प्लस बन गए। इसके पास भी प्लाज्मिड है और इसके पास भी प्लाज्मिड है, तो दोनों बैक्टीरिया तुम्हारे F प्लस बन गए। और इसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। कोई दुख तकलीफ है तो बताओ। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट जो है वो मक्खन क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा रिप्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर एनसीईआरटी पे। देखो, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। क्या कह रहा है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। अच्छा, अगर सेल वॉल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब तुम पूछोगे क्यों हो जाएगा, तो भाई मेरे पेनिसिलिन जो है वो किस पे एक्ट कर रहा था, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक्ट कर रहा था। अब इस साल के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो वो पेनिसिलिन एक्ट किस पे करेगा, नहीं कर सकता ना। इसीलिए ये पेनिसिलिन के रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड कैन सर्वाइव, यानी कि ऑक्सीजन मिले तो भी ठीक और ना मिले तो भी ठीक। तो इस कंडीशन को देखो, दो वर्ड होता है, एक होता है फैकल्टेटिव और दूसरा होता है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब ये हुआ कि तुम उसके बिना सस्टेन ही नहीं कर सकते, वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। बट फैकल्टेटिव का मतलब ये हुआ, मिला तो ठीक, ना मिला तो भी ठीक, मेरा गुजारा चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तू नहीं मिला तो मेरा प्राण चला जाए, वो सीन नहीं है। तो उसे कहते हैं फैकल्टेटिव। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड कैन सर्वाइव, यानी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, यानी कि दीज आर फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ऑब्लिगेट एनएरोब नहीं है। ऑब्लिगेट है तो होता तो नहीं, अगर मिल जाता तो मर ही जाता, अगर मिल जाता तो मर ही जाता। इसीलिए ये कैसा है, ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक कंडीशन है, ये याद रखना। माइकोप्लाज्मा आर फैकल्टेटिव एनएरोबिक, नॉट ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ओके, तो देखो, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, क्या क्या है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहला है तुम्हारा, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। ये किसके थ्रू होता है, ये याद रखना। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, ये होता है तुम्हारा माइकोप्लाज्मा के कारण। दूसरा है तुम्हारा
बंची टॉप ऑफ पपाया, पपाया याद रखना, बंची टॉप ऑफ पपाया अगर दिया हो तो वो होता है माइकोप्लाज्मा से, बट वहीं बंसी टॉप ऑफ बनाना ये भी एक डिजीज है, और ये डिजीज तुम्हारा होता है वायरस से, ठीक है। ये है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से, और बंची टॉप ऑफ बनाना तुम्हारा है किसे, वायरस से, ठीक है। अच्छा, तीसरा अगर मैं तुमसे बात करूं तो विच इज ग्रूम ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। विच इज ग्रूम ऑफ ग्राउंडनट वो झाड़ू टाइप का बन जाता है, इसमें क्या कहते हैं, ग्राउंडनट के पौधे में झाड़ू टाइप का ये बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं विच इज ग्रूम ऑफ ग्राउंडनट। और चौथा है तुम्हारा एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर। ये 4 एग्जाम्पल याद रख लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।